और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों? यहाँ तक कि वो भी स्ट्रेंज था, उसके टेस्ट्स ऑड थे, उसके मैनरिज़म्स अनप्रेडिक्टेबल और उसके बारे में सब कुछ अनयूजुअल लग रहा था। जैसे ही उसकी आँखें उसके बॉडी पर वॉन्डर कीं, उसने उसके आर्म्स और टॉर्सो को कवर करने वाले स्कार्स नोटिस किए। बिना सोचे उसने सवाल किया कि उसके पास इतने स्कार्स क्यों हैं? बोंटे ने रिस्पॉन्ड किया कि वो चाइल्डहुड में बीमार था। उसने मेंशन किया कि जब वो हॉस्पिटलाइज़्ड था, तो वो हमेशा बाहर जाने की बेग करता था। हालाँकि ये इतना लॉन्ग टाइम पहले था कि वो डिटेल्स बेयरली रिमेंबर करता था। उसने एडमिट किया कि ये बिलीव करना हार्ड हो सकता है क्योंकि वो नाउ सो हेल्दी था। नाहू ने हालाँकि डिनाई किया कि ये अनबिलीवेबल था। इसके बजाय उसने इमेजिन किया कि उसे कितना पेन एंड्योर्ड करना पड़ा होगा। वो वंडर कर रही थी कि ऐसे डीप वुंड्स बियर करने के लिए उसे कितने टीयर्स शेड करने पड़े होंगे। वो तो उसे क्राइंग करते हुए पिक्चर भी नहीं कर पा रही थी। फिर सीरियस टोन में उसने उसे बताया कि अगर उसे पता था कि ये हर्ट करता है, तो वो और फाइट ना करे। उसने वार्न किया कि अगर वो किसी और इंजरी के साथ बैक आया तो वो उसे दोबारा ना देखेगी। बेयोंटे को उसकी रिएक्शन अम्यूजिंग लगी। उसने रिकॉल किया कि वो एक बार उसे बता चुकी थी कि वो चाहे तो दूसरी गर्ल्स को देख सकता है। फिर भी नाउ वो थ्रेटनिंग कर रही थी कि उसे दोबारा न देखेगी। उसने सवाल किया कि क्या वो उसके बारे में वरीड थी। नाहू ने क्विकली डिनाई किया, डिमांड करते हुए कि वो क्यों उस पर हंस रहा है। बाय ने सिंपली रिमार्क किया कि उसे हर्ट होने से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कोई तो अपसेट हो सकता है। नाहू ने इंस्टेंटली इंसिस्ट किया कि वो बिल्कुल अपसेट नहीं थी। अचानक उसका स्टमक ग्राउल किया, मोमेंट्री टेंशन को ब्रेक करते हुए। बियामोंट ने स्मर्क किया और पूछा कि क्या वो हंग्री थी, एम्बेरस्ड होकर। नाहू ने डिनाई किया, लेकिन बियामोंट ने टीज किया कि ये तो सर्टेनली लग रहा था कि वो थी। उसके रिस्पॉन्स का वेट न करते हुए उसने उसे होल्ड ऑन करने को कहा 1 मिनट के लिए, कहते हुए कि वो उसे ब्रेकफास्ट लाएगा। कन्फ्यूज्ड, नाहू ने सवाल किया कि वो क्या बात कर रहा था। बियामोंटे ने कैजुअली मेंशन किया कि वो वेल कुक कर सकता है, जिससे वो और ज़्यादा परप्लेक्स्ड हो गई। वो उसके कुकिंग स्किल्स को लेकर कंसर्न्ड नहीं थी। जो उसे बाफल कर रहा था वो ये फैक्ट था कि ये उसका हाउस था और वो उसका गेस्ट था। हालांकि इससे पहले कि वो और प्रोटेस्ट कर पाती, वो अचानक रियलाइज़ हुई कि वो कुछ भी पहन नहीं रही थी। उसका फेस रेड हो गया क्योंकि उसने उसे एक्सक्यूज्ड किया कि वो सब कुछ देख चुका था। बे ने उसकी कंसर्न को श्रग ऑफ किया, लेकिन उसका प्लेफुल डिमीनर ने उसे और ज़्यादा फ्लस्टर कर दिया। जैसे ही नाहेसू ड्रेस हुई, उसने मिशेल के साथ एक कन्वर्सेशन रिकॉल किया जो उन्होंने एक बार किया था। उसने मेंशन किया था कि टुनाइट का डिनर परफेक्ट होगा, लेकिन उसने उस पर हंस दिया था, स्टेटिंग कि वो प्रॉपरली कुक भी नहीं कर सकता। उसने पॉइंट आउट किया था कि वो हमेशा इंस्टेंट रेमनेट करता था। रिस्पॉन्स में मिशेल ने कॉन्फिडेंटली स्टेट किया था कि अगर वो उसे डाउट करती है तो वो खुद को प्रूव करेगा। उसने यहाँ तक जोक किया था कि उसके हस्बैंड के रूप में उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे प्रॉपर मील बनाने की। उसके सरप्राइज़ के लिए जब वो किचन में वॉक इन हुई, तो वो खुद को विटनेस करती पाई जो ज़्यादा फायर शो जैसा लग रहा था रियल कुकिंग से। अलार्म्ड वो बे की तरफ रश की, डिमांड करते हुए कि क्या उसे पता भी था कि स्टोव ऑन कैसे करना है या पैन क्या होता है। उसने इंसिस्ट किया कि वो उसे टेक ओवर करने दे, लेकिन इससे पहले कि वो टेक ओवर कर पाती, बोम ने उसे ग्रैब किया और एफर्टलेसली उसे रूम में थ्रो कर दिया। कन्फ्यूज्ड, उसने पूछा कि वो क्या कर रहा था। उसने सिंपली उसे रिलैक्स करने को कहा, मेंशन करते हुए कि वो टायर्ड लग रही थी। नाहू को बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा था। वो थकी हुई थी। ये व्यंग्यात्मक था। उसकी थकान की गलती आखिर किसकी थी? जैसे ही वो पीछे लेटी, उसने रसोई की ओर फिर से झांका। जब वो वहां खड़ा था तो सब कुछ अचानक तंग महसूस होने लगा। उसने खुद से पूछा कि वो इतना खाता कितना है कि इतना बड़ा हो गया, और उससे भी ज्यादा अहम बात, वो अपनी उस ताकत का इस्तेमाल आखिर किसके लिए करने वाला है। इससे पहले कि वो और सोच पाती, बै ने उसकी तरफ देखा और एक जानने वाली मुस्कान दी। शर्मिंदा होकर नाहू ने जल्दी से अपना चेहरा छुपा लिया। मन ही मन खुद को कोसती रही कि वो उस पर इतना असर क्यों ले रही है। दृश्य बदलता है और बियामाई के घर में पहुंचता है, जहां वो तस्वीर को देखते हुए पुरानी बातों को याद करता है। नाहू बाथरूम की ओर बढ़ती है, कहती है कि वो नहाने जा रही है और बियामाई से कहती है कि कहीं मत जाना, यहीं शांति से इंतजार करना। वो उनके साथ बिताए सुखद पलों को याद करते हुए मुस्कुराने लगता है। उसे एहसास होता है कि नाहू अब भी उस पर बहुत भरोसा करती है। घर में टहलते हुए वो अपने विचारों को खोलता है। चारों ओर नज़र डालते हुए वो कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है, बस उस इंसान के निशान बाकी हैं जो कभी यहाँ पूरी तरह मौजूद था। वो मानता है कि शायद वो सब कुछ नहीं समझ पाया,
लेकिन जैसे ही वो नाहू द्वारा खुद के हाथों फेंकी गई तस्वीरों को देखता है, उसके सिर में झंझनाहट सी महसूस होती है, जैसे सब घूम रहा हो। वो मछुल और नाहसू की एक तस्वीर को ध्यान से देखता है, फिर फ़ोन की ओर देखता है और उसे उठाता है। दृश्य बदलता है और वर्तमान में आ जाता है, जहाँ जे बियॉन्ड को पुकारते हुए पूछता है कि क्या उसने उसे बुलाया था। बियॉन्ड जवाब देता है कि जे बहुत जल्दी आ गया, जिससे जे सोचने लगता है कि उसके चेहरे की संतुष्ट अभिव्यक्ति ज़रूर कुछ मतलब रखती है। वो सोचता है कि बियॉन्ड ने उस औरत को कितना धोखा दिया होगा कि वो इतना खुश है। बियॉन्ड फिर कहता है कि वो खेलना चाहता है, जिस पर जे पूछता है कि क्या जेंगा खेलें। बियॉन्ड मना कर देता है और कहता है कि वो मोनोपोली खेलना चाहता है। जे कहता है कि वो ऐसा खेल किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं खेलना चाहता जो चाह ले तो अपने ससुराल और दूर के रिश्तेदारों तक को दिवालिया कर दे। इस पर बियॉन्ड हंस पड़ता है और जे अनिच्छा से मान जाता है। खेलते समय जे को महसूस होता है कि बियॉन्ड में कुछ अलग है। वो हमेशा ऐसे व्यवहार करता था जैसे पूरी दुनिया उसकी हो, लेकिन अब कुछ अजीब था। जे रुककर सोचता है कि बियॉन्ड अब अपने जैसा क्यों नहीं लग रहा। वो धीरे से बड़बड़ाता है कि शायद कुछ बड़ा नहीं हुआ होगा और खुद को याद दिलाता है कि उसे अपने कर्मचारियों की निजी जिंदगी में नहीं पड़ना चाहिए। दृश्य फिर बदलता है और नाहसू एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए नाश्ते के समय बियॉन्ड से हुई बातचीत को याद करती है। नाश्ते के बाद बियामोंटे ने जिद की थी कि वो सफाई करेगा। कहता था कि उसे घर के काम अच्छे से आते हैं, लेकिन नाहसू ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। वो ऐसा नहीं लगता था जैसे उसे घर के काम नहीं आते हों। फिर भी उसके मन में एक सवाल था। उसने जिज्ञासा से बियामोंटे से पूछा कि वो चीज़ कहाँ से आई। इस पर उसने पलटकर पूछा कि क्या वो उसे चाहती है। नाहसू ने तुरंत इनकार कर दिया, कहा कि उसे उसकी चीज़ लेने की कोई वजह नहीं है। इस पर बियामोंटे ने सच बताया कि असल में वो सारा पैसा नकली था, बस फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले प्रॉप्स की तरह। नाहसू ने तुरंत कहा कि वो पहले से जानती थी और पूछा कि वो किसी को चौंकाने के लिए ऐसा क्यों उसने करेगी। कहा था कि अगर बियामोंटे उसके ने पास वो फिर माफ़ी पैसे न मांगी और होते कहा तो कि उसे लगा नाहसू था अगर उसे उसके फिर पास वो कभी न नहीं होता देख तो। पाती। अब नाहसू को अपने कानों के पास अजीब सी गुदगुदी महसूस होती है। जहाँ वो मौजूद भी नहीं है, वहाँ भी उसकी आवाज़ उसके मन में गूंजती रहती है। उसकी धीमी हंसी उसके एहसासों को आलस से भरी गुदगुदी सी देती है। पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उसका शरीर अब भी दर्द कर रहा है। तभी पीछे से रेस्टोरेंट की मालकिन अंदर आती है, कहती है कि आज वो बहुत अच्छी लग रही है और पूछती है कि क्या कुछ अच्छा हुआ है। वो मजाक में कहती है कि शायद नाहसू ने कुछ अच्छा खा लिया होगा। नाहसू तुरंत मना कर देती है, कहती है कि उसने कुछ खास नहीं खाया। रेस्टोरेंट की मालकिन हंसकर कहती है कि उसने तो बस यूं ही कहा था। फिर वो नाहसू की तारीफ करती है, कहती है कि उसका चेहरा कुछ समय से बहुत थका हुआ लग रहा था। वो मानती है कि उसे लगा था शायद कुछ बुरा हुआ है, लेकिन अब देखकर लगता है कि वो ऐसी नहीं है जो छोटी-मोटी बातों पर अटक जाए। रेस्टोरेंट की मालकिन बताती रहती है कि इन दिनों काम बहुत आसान लग रहा है और पूछती है कि क्या नाहसू ने भी ऐसा महसूस किया है। उसे पता नहीं था कि जे ने ग्राहकों को धमकाया था कि वे अपने पद का दुरुपयोग न करें। वो कहती है कि ऐसा लगता है जैसे सबने कोई दवा खा ली हो और सब अचानक अच्छे हो गए हों। झंझट करने वाले ग्राहकों की संख्या काफ़ी घट गई है और सब कुछ बेहतर लग रहा है। वो सोचती है कि ज़िंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन अच्छे दिन हमेशा पास ही होते हैं। वो नाहसू को हिम्मत देती है कि उदास मत हो और मुस्कुराती रहे। नाहसू हल्की सी मुस्कान देती है, उस बात से उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। दृश्य अब मचेल की ओर मुड़ता है, जो एरी के साथ सुखद समय बिता रहा होता है। थोड़ी देर बाद एरी उससे कहती है कि वो कुछ रामेण बना दे। मचेल मना कर देता है, कहता है कि वो खुद बना ले क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता। एरी मुंह फुलाकर कहती है कि वो थक गई है और हिल भी नहीं सकती। वो कहती है कि उसने सुना है कुछ लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को दुलारते हैं और उनके लिए खाना बनाते हैं जब वो उठती हैं। लेकिन मचेल हमेशा उसे सोने को कहता है और अगर वो मना करे तो वो बस कहता है कि फिर से कर लेते हैं। वो उसके ऊपर चढ़कर मजाक में उसे बदतमीज़ कहती है और कहती है कि अपना फ़ोन मत देखो। झूंझलाकर मचेल गहरी सांस लेता है। फिर जब मचेल रामेन बनाने को मान जाता है तो एरी कहती है कि उसमें अंडे डालना। मचेल हामी भरता है और कहता है कि वो इंतज़ार करे। जैसे ही उसने पैकेट खोला, उसे वो दिन याद आया जब उन्होंने साथ में घर बदला था। उस दिन नाहसू ने उससे पूछा था कि क्या वो उसके घर में रात का खाना खा सकती है। मचेल ने कारण पूछा तो नाहसू ने बताया कि उसके पिता घर लौट आए हैं। स्थिति समझकर मचेल ने हाँ कहा और कहा कि वो खा ले और फिर चली जाए।
जब मचेल घर पहुंचा तो वो हैरान रह गया क्योंकि उसके कपड़े यहाँ वहाँ फैले हुए थे। उसने जल्दी से नाहसू से कहा कि थोड़ी देर रुके, वो साफ कर लेता है। फिर उसने कहा कि अब सब ठीक है और बताया कि घर में बस रामेण है, क्या वो चलेगा? नाहसू ने हाँ कहा। कपड़े समेटते हुए मचेल को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा माहौल कुछ अजीब है। उसे एहसास हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड, वही जिसके बारे में उसने पिछली रात बाथरूम में सोचते हुए कल्पना की थी, अब उसके कमरे में मौजूद है। उसने उसे सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वो सुरक्षित रहे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो पागल आदमी फिर उसे कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन जैसे ही उसने गले से निगला, उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, याद दिलाया कि वो बस डिनर के लिए आई है। उसने खुद से कहा कि बस पानी उबालना है, उसमें रामेन डालना है और उसे पकाना है। वो ये बात अपने दिमाग में दोहराता रहा ताकि ध्यान भटके। जब नाहसू मचेल के करीब आई, उसने पूछा कि क्या वो खुद बना दे। ये सुनकर मचेल घबरा गया और जल्दी से पीछे हट गया, उसे मना करते हुए। मचेल ने उसे मना करते हुए कहा कि वो संभाल लेगा। उसने रामेण बनाया और नाहू को परोसा। नाहू ने उसका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि क्या वो खुद नहीं खाएगा। मचेल ने कहा कि खाएगा, लेकिन जैसे ही नाहसू ने मचेल को छुआ, उसने देखा कि उसकी नाक से खून बह रहा था। उसने पूछा कि क्या वो ठीक है और टिश्यू कहाँ है। मचेल ने उसे समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है और चिंता न करे, लेकिन नाहू ने जिद की, कहा कि टिश्यू कहाँ है क्योंकि बहुत खून निकल रहा है। मचेल ने बार बार कहा कि कुछ नहीं है, लेकिन नाहू नहीं मानी और वो उसका ध्यान वापस रामेण की ओर मोड़ने की कोशिश करता रहा। जैसे ही नाहसू और पास आई और उसने मचेल को दोबारा छुआ, उसे अचानक कुछ बड़ा महसूस हुआ। मचेल एकदम से चौंक गया और नाहसू को पकड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि अब वो खुद को रोक नहीं पा रहा। उसने खुद को कोसा कि उसने नाहू के साथ ऐसा किया। ऐसा करते हुए मचेल ने पूछा कि क्या वो वहां है जिस पर नाहसू ने मना कर दिया। मचेल ने खुद को और ज्यादा कोसा, सोचते हुए कि उसने क्यों सोचा था कि सब वैसा ही होगा जैसा उसने कल्पना की थी। मगर उस पल के दौरान वो खुद पर काबू रखने की कोशिश करता रहा। उसने नाहसू से कहा कि स्थिर रहो, क्योंकि उसे लगा कि वो अब खुद पर काबू खोने वाला है। लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा और नाहसू को रोते हुए पाया, उसने तुरंत पूछा कि क्या उसे दर्द हो रहा है, क्या उसे रुक जाना चाहिए। वो खुद को कोसने लगा कि उसने क्यों सोचा कि सिर्फ इसलिए सब ठीक है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। उसकी कमर हिली और वो रो रही थी। वो खुद पर गुस्सा करता रहा, महसूस करता रहा कि वो पूरी तरह अपना नियंत्रण खो रहा है। उसने सोचा कि वो अब खुद को इंसान कैसे कह सकता है। लेकिन जैसे ही वो अपराध बोध में डूबा हुआ था, नाहसू ने धीरे से उसे छुआ और कहा कि सब ठीक है, क्योंकि वो है। मचेल लगातार माफी मांगता रहा और उससे अपने प्यार का इजहार किया। उसने माना कि वो हर दिन इस पल की कामना करता रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नाहू के साथ था। वही थी जिसे वो सच में चाहता था। अब जब ये पल सामने था तो वो भावनाओं से भर गया। सब कुछ खत्म होने के बाद और जब उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया, मचेल सोच में डूब गया। वो सोचने लगा कि क्या नाहसू उन दिनों अकेली महसूस करती थी? क्या उसे कभी दुख हुआ जब उसने उसकी जगह खाली पाई? क्या उसे कभी पछतावा हुआ कि उसने उसे दूर किया था? क्या उसने कभी उसके दिए हुए स्नेह को याद करके थोड़ा भी रोया था? वो नाहू के आंसुओं के बारे में सोचता रहा, कैसे वो हमेशा उसके लिए रोती थी और स्वार्थी होकर उसने ये भी सोचा कि काश वो आगे भी उसी के लिए रोती रहे। मचेल को दर्द महसूस हुआ और अब वो चाहता था कि वो फिर उसके पास लौट आए। दृश्य फिर बदलता है और एक रेस्टोरेंट में ग्राहकों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक लड़का अपने दोस्त से पूछता है कि वो इन दिनों संपर्क में क्यों नहीं था, तो दूसरा जवाब देता है कि उसने अपना फोन साइलेंट पर रखा था। ग्राहक आपस में एक औरत के बारे में फुसफुसाने लगते हैं जो किसी को बार बार फोन कर रही थी। वो कहते हैं कि सिर्फ एक रात साथ बिताने के बाद ही वो सोचने लगी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। एक आदमी ने मजाक में कहा कि अगर वो दोनों 2 बार साथ सोए तो शायद वो उससे शादी करने की मांग कर देगी। किसी और ने कहा कि क्या सच में सब कुछ सिर्फ एक बार साथ सोने के बाद ही खत्म हो गया, वो भी बिना किसी गंभीर शुरुआत के। उसने कहा कि यह हालत कितनी गंदी लग रही है। वे आपस में फुसफुसाते रहे कि लड़कियों का दिमाग उनसे अलग तरह से चलता है और ये पागलपन है कि उन्हें भी एक ही जीव प्रजाति में गिना जाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस पर तो एक फिल्म भी बनी है। ये बातें सुनकर नाहू गहरे विचारों में खो गई। उसे एहसास हुआ कि वो 18 साल की नहीं बल्कि 34 साल की है। उसकी उम्र में अब वो इतनी भोली नहीं हो सकती कि कोई पसंद है कहे और वो उस पर यकीन कर ले।
भले ही उसका दिल बड़ा था, लेकिन अब उसमें एक स्वार्थी सोच भी आ गई थी। जो मिल सकता है, उसे ले लो और बिना झिझक चले जाओ। अगर वो रिश्ते को उसी रूप में देखे जैसी उसकी असली सच्चाई है, तो वो उतनी बेचैन नहीं होगी जितनी पहले होती थी। उसने ठान लिया कि वो ज़्यादा नहीं सोचेगी। उसे पता था कि प्यार शुरू में बहुत तेज़ी से जलता है, फिर धीरे-धीरे ठंडा पड़ जाता है और अंत में बस एक फीकी-सी पहचान बनकर रह जाता है। प्यार का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। उसने सोचा कि बियामोंटे भी शायद जल्दी ही उससे ऊब जाएगा। वो खुद को महत्वहीन मानती थी, सोचती थी कि जब वो उस इंसान को पा लेगा जिसकी उसे सबसे ज़्यादा चाह थी, तो उसे खुद ही एहसास हो जाएगा। लोग अक्सर ये गलतफहमी रखते हैं कि जो प्यार पाता है वही विजेता होता है। लेकिन मचेल के साथ अपने प्यार को याद करते हुए उसे पता था कि जीत मचेल की हुई थी। वहीं दूसरी ओर वो खुद ये नहीं जानती थी कि उसके सूखे प्यार से बने खालीपन को कैसे भरना है। उसने अपने अंदर सब कुछ दबा लिया था, उसकी बेरुखी, उसकी घृणा, उसकी ठंडक और उसका बदलता हुआ रवैया। अगर वो ऐसा न करती तो शायद सब कुछ सच में खत्म हो जाता। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने अपने फ़ोन पर बै का मैसेज देखा। उसने पूछा था कि उसका शरीर अब कैसा है, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो ठीक है। लेकिन व्योम ने धीरे से कहा कि ऐसा नहीं लग रहा। नाहू को एहसास हुआ कि वो अंदर से छुपा हुआ निर्दयी है। थोड़ी देर बाद उसे उससे एक और संदेश मिला। पूछा गया कि क्या वो शिफ्ट के बाद जल्दी से किसी डेट पर जाना चाहती है। सोचते हुए नाहू ने खुद को याद दिलाया कि जवान प्यार जल्दी ठंडा पड़ जाता है। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ एक बात पर ध्यान देगी, चाहे हालात जैसे भी बदलें, वो अपना दिल नहीं डगमगाने देगी। यही सोचते हुए उसने मचेल के साथ डेट पक्की की। बाइक से उतरते हुए ब्यामोंटे ने उसकी मदद की और हेलमेट उतारते हुए कहा कि वो उसे नीचे उतार देगा। नाहसू ने जवाब दिया कि वो खुद कर सकती है। बियामोंटे ने मजाक में कहा कि ये ऊंचाई काफी लग रही है, जिस पर उसने मुस्कुराकर कहा कि वो तो बस ज्यादा लंबा है। उसने उसके शब्दों पर सोचते हुए मन में सवाल किया कि क्या वो सच में डेट की बात कर रहा था या बस घर वापस जाने की। बियामोंटे ने पूछा कि क्या वो निराश है, जिस पर नाहू ने मना कर दिया और कहा कि निराश होने जैसा कुछ नहीं है। उसने कहा कि वो ज्यादा समय साथ बिताना चाहता है, ये कहते हुए कि उसकी भी वही हालत है जैसे नाहू की, जिसके दिन हमेशा बहुत छोटे लगते हैं। नाहू, जो अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए नींद की कुर्बानी देती थी, ध्यान से सुनती रही जब उसने कहा कि वो जानता है वो व्यस्त है और शिकायत किए बिना धैर्य से इंतजार करेगा। उसने फिर पूछा कि दस्ताने फिट आ रहे हैं या नहीं, जिस पर बियामोंटे ने कहा कि हाँ, बिल्कुल। नाहसू ने कहा कि इस्तेमाल करने में झिझकना मत, ठंडे हाथों से ड्राइव मत करना। उसने ये भी कहा कि अगर वो घिस जाएँ, तो वो उसे नया जोड़ा खरीद देगी क्योंकि वो उस एहसास को समझती है। बचपन से ही नाहसू को कोई नई चीज़ बेपरवाही से इस्तेमाल करने में मुश्किल होती थी। वो हमेशा उसे बहुत कीमती समझती थी और डरती थी कि कहीं वो सोच रही थी कि वाशवाक रास्ते में चलते वक्त बियामोंटे को कितनी ठंड लग रही होगी। उसने अनजाने में वाशाकाही। अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया, वो झिझक गई और जल्दी से बोली कि उसने सिर्फ इसलिए पकड़ा क्योंकि उसे ठंड लगती हुई लग रही थी। उसने जोड़ा कि आज बहुत ठंड है और अगर उसे असहज लग रहा हो तो वो हाथ छोड़ सकती है। लेकिन बियामोंटे ने उसका हाथ पकड़ कर रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि उसका हाथ बहुत गर्म है। नाहसू ने सोचा कि आमतौर पर जब लोग इस हद तक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो छूना कुछ खास नहीं लगता। उसने कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे हैरानी हो रही थी कि सिर्फ हाथ पकड़ने से ही वो इतनी असहज क्यों महसूस कर रही है। उसका बड़ा, गर्म हाथ उसकी उंगलियों के सिरों तक झंझना रहा था, जिससे वो और भी शर्माने लगी। जैसे ही वे अपने मंजिल के पास पहुंचे, नाहसू ने अचानक बात साफ करने के लिए कहा कि उनका रिश्ता कोई गंभीर रिश्ता नहीं है। बियामोंटे ने शांत भाव से उसकी बात स्वीकार की। नाहसू ने याद दिलाया कि उसने खुद कहा था, अगर उसका दिल अभी तैयार नहीं है, तो वो सिर्फ उसके शरीर का इस्तेमाल कर सकती है और उनका रिश्ता वहीं तक रहेगा। बियामोंटे ने खाली सी मुस्कान के साथ उसकी बात मान ली। नाहसू उसके जवाब को समझने की कोशिश करती रही। क्या सब सच में सिर्फ शारीरिक था? उसके बर्ताव से उसे लगा कि वो शुरुआत से ही तजुर्बेकार था। झुंझलाकर वो जल्दी से अंदर चली गई और उसे कहा कि इधर उधर मत घूमना और कोई मुसीबत मत करना। बियामोंटे सीढ़ियों की तरफ उसके पीछे चला। अंदर जाते ही उसने दर्द भरे लहजे में कहा कि अब भी जलन हो रही है और पूछा कि क्या वो दवा फिर से लगा सकती है। नाहसू ने कहा कि वो खुद लगा सकता है और बोली कि उसके बोलने का तरीका ऐसा लग रहा है जैसे उसके इरादे कुछ और हों।
बियामोंटे ने हामी भरी और मुस्कुराकर कहा कि चूंकि उनका रिश्ता सिर्फ शारीरिक है, तो उसने सोचा थोड़ा मजाक कर ले। उसकी सांस उसके करीब महसूस हुई तो नाहसू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने कुछ ज्यादा किया तो वो उसे डांटेगी, और पूछा कि क्या उसे पता है कि बड़े लोग डरावने हो सकते हैं। बियामोंटे ने सिर हिलाया और उसे गले लगा लिया, कहा कि जाने से पहले बस एक बार गले लगने दे। उसका सिर उसके कंधे पर टिक गया और नाहसू को उसके मुलायम बालों के स्पर्श से गुदगुदी सी महसूस हुई। उससे एक ठंडी, सुकून भरी खुशबू आ रही थी। जैसे ही बियामोंटे के होंठ उसकी गर्दन को छूने लगे, वो झुककर जैसे उसे चूमने वाला था, लेकिन फिर अचानक रुक गया और बोला कि अब वो जा रहा है। जब नाहसू ने उसे जाते देखा तो वो घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि वो लगभग उसे अंदर आने के लिए कहने ही वाली थी। खुद को कोसते हुए उसने सोचा कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो पहले कभी ऐसी नहीं थी। दृश्य बदलता है और चेयरमैन के पास आता है, जो कहता है कि उसे देखे हुए काफी समय हो गया। उसका सहायक कहता है कि वो संपर्क करेगा, लेकिन चेयरमैन मना कर देता है, कहता है कि वो खुद संभालेगा। इसी बीच बियामोंटे के घर पर जे हल्की मुस्कान लिए खड़ा है। समझ नहीं पा रहा कि युवा मालिक खुश है, दुखी है, गुस्से में है या बस चिढ़ा हुआ। उसकी देखभाल करना अब मुश्किल होता जा रहा था। जे ने पूछा कि हीटर क्यों नहीं चल रहा, क्या बियामोंटे खुद को ठंड से मारना चाहता है। उसने व्यंग्य में कहा कि क्या वो जुकाम पकड़ने के लिए कोई विशेष पूजा कर रहा है। बियामोंटे ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि काश उसे फ्लू हो जाए। जे ने झल्लाकर कहा कि क्या पिछली बार पिटना उसके लिए काफी नहीं था। उसके महंगे चेहरे पर उसने चोटों कहा के कि निशान उसने देखकर अपनी जे ने पहली कहा कि उसे मोहब्बत और दुखी अपना होने के पहला बजाय वक्त दोनों शुक्रगुजार दे होना दिया, चाहिए। फिर भी वो लेकिन काफ़ी नहीं था। बियामोंटे ने जे शांत ने स्वर में अंदाज़ा कहा कि लगाया उसने कि सब कुछ शायद छोड़ दिया बियम है। उसके टाइप का नहीं था। अपने एक्स हस्बैंड को देखते हुए उसने नोट किया कि वो आदमी बियम से बिल्कुल अलग था। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा कि दिल टूटने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी कोई बोर्ड गेम नहीं है। चीज़ें हमेशा उसके हिसाब से नहीं चलेंगी। कभी-कभी लोग इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर छोड़ दिए जाते हैं, और यही ज़िंदगी का तरीका है। बियामोंटे ने फिर जे को पुकारा और कहा कि वो कल न आए। जे ने हैरानी से पूछा कि क्या उसे निकाला जा रहा है या छुट्टी दी जा रही है। बियामोंटे ने साफ किया कि ये छुट्टी है और बताया कि वो कल रात घर नहीं आएगा। उधर ताइही बार में एक लड़की के साथ मज़े कर रहा था। उसने कहा कि अगर वो जानती कि उसका छोटा भाई क्या कर रहा था। जब लड़की ने उसके भाई के बारे में पूछा, तो ताइही ने कहा कि वो बहुत से लोगों को जानती है, और पूछा कि क्या उसे पता है कि उसका छोटा भाई क्या कर रहा है। जब लड़की ने पूछा कि उसका छोटा भाई कौन है, तो ताही ने बस इतना कहा कि बस कोई बीटीडी है। कमरे में दाखिल होते हुए ताही के एक दोस्त ने पूछा कि क्या वो आ गया है, और उसे एक सिगरेट देते हुए कहा। ताही ने कहा कि वो बहुत शांत है, लेकिन ऐसा नहीं कि मर गया हो या कुछ। फिर भी किसी को पता नहीं था कि वो क्या कर रहा था। उसने माना कि उसे खुद भी यकीन नहीं कि उसका भाई बस बहुत लो प्रोफाइल रह रहा था या कुछ और। उसका दोस्त उत्सुक होकर पूछता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। ताही ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है? एक ऐसा लड़का जिसके पास सब कुछ है, पर उसे किसी औरत के साथ कभी नहीं देखा गया। जब दोस्त ने फिर पूछा कि वो किसकी बात कर रहा है, ताही ने बताया कि वो अपने छोटे भाई की बात कर रहा है। दोस्त ने पहचानते हुए कहा कि शायद वो उसी पीले चेहरे वाले छोटे लड़के की बात कर रहा है, जिसे वो रोज पीटता था। ताही ने गहरी सांस ली और गाली देते हुए कहा कि उसका छोटा भाई अब उससे कम से कम एक सिर ऊंचा हो गया है। उसका दोस्त शक में बोला कि झूठ बोलना बंद कर, पर ताई ने जोर देकर कहा कि ये सच है। फिर उसके दोस्त ने कहा कि जब वो एक यंग मास्टर है, तो ये मुमकिन ही नहीं कि उसके पास कोई औरत न हो। उसने अंदाजा लगाया कि शायद उसके भाई की पसंद कुछ अलग है, इसलिए उसे कोई नहीं मिल रही। उसने यहाँ तक कहा कि शायद उसकी पसंद किसी उससे बहुत बड़ी उम्र की औरत हो। ताही ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने से बड़ी औरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब पूछा गया क्यों, तो उसने कहा कि उनके चेहरे पर हमेशा वो सिखाने वाला एक्सप्रेशन रहता है, जैसे वो सब कुछ जानती हों, और ये बात उसे चिढ़ाती है। उसका दोस्त मुस्कुराकर बोला कि यही तो बात कुछ लोगों को आकर्षक लगती है। उसने जोड़ा कि अगर 100 मर्द हों, तो 100 अलग-अलग पसंदें होंगी। मर्दों की पसंद बहुत अलग-अलग होती है। ताई ने ठंडी सांस ली, उसकी बात मानते हुए, और कहा कि अब उसे कोरिया से ऊब लग रही है। उसके दोस्त ने कहा कि वो वापस चला जाए, लेकिन ताई ही ने मना कर दिया। उसने कहा कि चेयरमैन जल्द ही फैसला करने वाला है, और उसे पूरा यकीन था कि वो एक पैसा भी असली वारिसों को नहीं देगा। सब कुछ उसी के लिए है।
कमरे में जहां उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, किसी ने पीछे से उसकी आंखें ढक लीं और विनती की कि वो बस छोड़ दे और अपनी भावनाओं को खुलकर सामने आने दे। जैसे ही वो होश में आया, उसने महसूस किया कि उसके पास उसका टेडी बेयर रखा है। मुस्कुराते हुए उसने सोचा कि ये कितना अच्छा एहसास है, और उसने टेडी को गले लगा लिया। उसमें नाहे की खुशबू थी। दृश्य नाहे के घर की ओर बदल गया, जहां वो कुन मिचुल की कमी से बने खालीपन के बारे में सोच रही थी। ये सिर्फ खाली घर या ठंडे बिस्तर की वजह से नहीं था। कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद वो पिछले कुछ महीनों की तुलना में ज़्यादा सहज महसूस कर रही थी। उसे राहत थी कि अब वो अपने कुछ कर्ज और ब्याज चुका पाएगी। फिर भी उसे एहसास था कि उसकी जवानी के बचे हुए हिस्से अब भी एक ऐसे कर्ज की तरह हैं जिन्हें उसे कुंचुल के बिना भी चुकाना होगा। उसने खुद को याद दिलाया कि उसे मेहनत और जोश के साथ जीना होगा। फिर भी बियोंते के शब्दों को याद करते हुए उसने सोचा कि शायद थोड़ा-सा तो उसे भी आराम से सांस लेने और थोड़ा स्वार्थी होने का हक़ रखत है। आखिरकार ये भी तो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। घर के बाहर बियामोंटे उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर नाहेसू ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो आज व्यस्त है? जिस पर उसने कहा कि नहीं, कोई ख़ास प्लान नहीं है। नाहे ने कहा कि तो चलो घूमने चलते हैं। उसके इस प्रस्ताव पर वो हैरान रह गया और पूछा कि उसका मतलब क्या है। नाहे ने बताया कि उसने आज छुट्टी ली है और कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, साथ ही कुछ काम भी निपटाने हैं। उसके चेहरे की लाली देखकर नाहे ने पूछा कि क्या वो बीमार है, और अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर लेना चाहिए। उसने इनकार करते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब नाहे ने उसका चेहरा छुआ तो बोली कि उसका चेहरा बहुत गर्म लग रहा है। उसने बात को टालते हुए कहा कि वो बस हेल्दी है और उसके शरीर में बहुत गर्मी रहती है। नाहे को शक हुआ, पर उसने बात वहीं छोड़ दी। साथ चलते हुए नाहे ने सोचा कि उसने उसे बाहर आने के लिए क्यों बुलाया। उसने मन ही मन सोचा कि उनकी उम्र के लोग आमतौर पर साथ में क्या करते हैं। फिर उसने उससे पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो वो करना चाहता हो। उसने जवाब दिया, अगर मैं कहूँ तो क्या आप मेरे साथ करेंगी? नाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ज़रूर। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, जैसे उसे पता चल गया कि वो क्या चाहता है। बिना हिचकिचाहट उसने नाहे का हाथ पकड़ लिया और बोला, अब वापस नहीं ले सकती। जब वो दोनों एक दुकान में दाखिल हुए तो वहाँ कुछ लड़कियां अलग अलग कपड़े ट्राई कर रही थीं। तभी उन पर एक साया पड़ा। वो बियामोंटे था। उसे देखकर वो लड़कियां हैरान रह गईं और धीरे धीरे फुसफुसाने लगीं कि क्या उन्होंने सच में इतना हैंडसम लड़का देखा है। एक लड़की ने अपनी दोस्त से कहा कि जल्दी जाकर उसका नंबर मांग ले, लेकिन उसने हिचकिचाते हुए कहा कि वो तो किसी औरत के साथ आया है। कमरे में पहुंचकर नाहेसू ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं। बिया मोंटे ने जवाब दिया कि ये कुछ वैसे ही है जैसे स्टिकर फोटो लेना। नाहे थोड़ी उलझी और पूछा कि कैसी फोटो। उसने जोड़ा कि ये सब तो दोस्त करते हैं और उसे इस तरह की चीज़ों का कोई अनुभव नहीं है। उसने कहा कि उसने तो मेकअप भी नहीं किया और शायद वो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन बियामोंटे ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि क्या वो सच में नहीं कर सकती, क्योंकि वो सच में उसके साथ एक फ़ोटो लेना चाहता है। उसकी आवाज़ में हल्की उदासी महसूस करना है ने कहा कि ठीक है, चलो करते हैं। इस पर बियामोंटे हंस पड़ा और मजाक में उसे छेड़ते हुए बोला, आंटी रूठ गई हैं क्या? वो कितनी मुंह फुला रही थी। इस पर मजाक उड़ाते हुए बियामोंटे ने उसके गोल गालों का मजा लिया। इस पर नाहू ने उसे चेतावनी दी कि वो उसे ना चुभे। फिर भी बियामोंटे उसे छेड़ता रहा, कहता रहा कि कैमरे की तरफ देखो, और फिर बोला कि न तो वो कैमरे को देख रही है न उसे। नाहू ने तुनकते हुए पूछा कि क्या वो देख नहीं सकती, जिस पर बियामोंटे ने कहा कि उसका वो मतलब नहीं था। उनकी इस मस्ती के बीच कुछ बहुत प्यारी तस्वीरें निकल आईं। पहली बार नाहू मुस्कुराई जब उसने वो स्टिकर फोटो हाथ में ली। बियामोंटे ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी आई हैं, और नाहू ने हामी भरी। उसने कहा कि चलो एक एक रख लेते हैं, और उसे हिदायत दी कि वो अपनी फोटो कहीं गुम ना कर दे। नाहू ने देखा कि उसे ये वाकई बहुत पसंद आई है, और उसे ये बात बहुत प्यारी लगी। इतना ताकतवर और लंबा आदमी हाथ में एक छोटी सी फोटो पकड़े हुए उस पर खुश हो रहा था। ये उसे अजीब तरह से क्यूट लगा। उसे अचानक याद आया कि बियामोंटे उस दिन बिना शर्त के था, और इस ख्याल से वो एकदम शर्मिंदा हो गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा ढंक लिया और मन ही मन सोचा कि भला कोई बड़ा मर्द कैसे क्यूट लग सकता है। बियामोंटे ने उसकी ये हालत देखी तो मुस्कुराते हुए नाहू को अपने पास खींच लिया और उसका मफलर उसके चारों ओर लपेट दिया। उसने कहा कि अब जब फोटो खिंच गई है तो अगली एक्टिविटी की बारी है। वो दोनों एक कपड़ों की दुकान में गए।
दुकानदार ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोला कि आराम से देखिए। नाहू ने पूछा कि क्या वो कपड़े खरीदने आए हैं, जिस पर ब्यामोंटे ने हाँ कहा। नाहू ने सोचा कि शायद वो उसकी पसंद से कुछ लेना चाहता है, लेकिन उसने मन में माना कि उसे कपड़ों की समझ ज्यादा नहीं है। दुकान के महंगे और चमकदार कपड़ों को देखते हुए उसे लगा कि वहां की हर चीज उसके लिए बहुत आलीशान है। ब्यामोंटे ने कुछ शर्ट्स निकालते हुए पूछा कि उसे किस तरह के कपड़े पसंद हैं, क्योंकि उसे औरतों के कपड़ों की समझ नहीं है। नाहू हैरान हुई और पूछा, क्या तुम किसी को गिफ्ट देने वाले हो? ब्यामोंटे ने कहा, हाँ। फिर उसने पूछा, क्या वो गिफ्ट मेरे लिए है? उसने फिर हाँ कहा। नाहू ने तुरंत मुंह फेर लिया और कहा कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने याद दिलाया कि वो पहले भी उसके लिए कपड़े खरीद चुका है। उसने कहा कि पैसे किसी स्वादिष्ट चीज पर खर्च कर दो, कपड़े तो आजकल बहुत महंगे हैं। लेकिन ब्यामोंटे ने कहा कि कोई बात नहीं, उसके पास थोड़े पैसे जमा हैं। ये सुनकर नाहू को मिचुल की बातें याद आ गईं और उसका मन हल्का उदास हो गया। तभी दुकानदार औरत उनके पास आई और मुस्कुराकर बोली, आप दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। उसने ब्यामोंटे से पूछा, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ। दुकानदार बोली, वाह, कितनी किस्मत वाली हैं। मेरा तो पति कभी मेरे लिए कुछ नहीं खरीदता, हमेशा मुझसे ही अपने लिए मंगवाता है। वो हंस पड़ी और बोली, मैडम की स्किन इतनी गोरी है, ये कलर तो उन पर बहुत सूट करेगा। वो बड़ी उत्साह से कई ड्रेसेस निकालने लगी। नाहू को झिझक हुई और उसे अजीब लगा। उसने बियामोंटे की तरफ इशारा किया कि कुछ लेने की जरूरत नहीं है। दुकानदार ने कीमतें बताईं। ये वाली सिर्फ 12,900 वॉन की है और ये 9,900 की। नाहू को यकीन नहीं हुआ। कपड़े इतने अच्छे और दाम इतने सस्ते। उसने पूछा कि ये सेल कितने दिन चलेगी। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, अफसोस, बस आज तक ही। वो बोली, चलिए आज तो खुद को थोड़ा सा ट्रीट करने दीजिए। कुछ चीजें खरीदने के बाद नाहू को हल्की बेचैनी हुई। उसे लगा कि शायद उसे ब्यामोंटे को ज्यादा खर्च करने से रोकना चाहिए था। भले ही कपड़ों की कीमतें सस्ती थीं, लेकिन एक साथ इतने सारे सामान खरीदना फिर भी नाहू को बोझिल लग रहा था। उसे चिंता थी कि ब्यामोंटे भले ही अभी खुश हो कि वो खुलकर पैसे खर्च कर पा रहा है, लेकिन बाद में कहीं उसे पछतावा न हो। जब उसने उसकी मुस्कुराती हुई शक्ल देखी तो उसका मन अजीब सा हो गया। कभी-कभी उसकी नेकी उसे असहज कर देती थी। वो सोचने लगी कि भले ही ये रिश्ता कुछ समय का ही क्यों ना हो, लेकिन उसे डर था कि कहीं एक दिन ब्यामोंटे इस सब पर पछताए ना। फिर उसने अचानक कहा कि जब उसे अगले महीने अपनी सैलरी मिलेगी, तो वो ज़रूर उसके लिए कुछ खरीदेगी। ब्यामोंटे ने कहा कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाहू ने ज़िद की कि सिर्फ़ लेना सही नहीं लगता। उसने वादा किया कि वो उसे ज़रूर लौटाएगी और कहा कि बस थोड़ा इंतज़ार कर ले। थोड़ी देर चुप रहने के बाद ब्यामोंटे ने हामी भर दी। जब नाहू आगे चल रही थी, ब्यामोंटे सोच रहा था कि काश वो ऐसी होती जो बस मिलने से खुश हो जाती। वो जानता था कि इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। चलते हुए उसने हल्के से नाहू का हाथ छुआ। नाहू ने पूछा कि अब वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत समय बाकी था। उसने उससे पूछा कि वो आगे क्या करना चाहता है। बियामोंटे ने कहा कि अगर वो सब कुछ बता दे जो वो करना चाहता है, तो एक दिन भी काफ़ी नहीं होगा। नाहू मुस्कुराई और बोली कि जो आज नहीं कर पाएंगे वो अगली बार कर लेंगे। बियामोंटे कुछ पल रुका और फिर बोला, अगर अगली बार भी काफ़ी न हुआ तो? उसने सोचा, अगर ऐसा ही होता रहा कि जितना भी समय मिले वो कम लगे, तो क्या होगा? अचानक उसने पीछे से नाहू को हल्के से अपनी बाहों में भर लिया। नाहू ने हैरानी से पूछा, क्या कोई बात है? फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बार बार तुम्हारे लिए वक्त निकालती रहूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, बियामोंटे ने उसे पीछे से और कसकर अपनी बाहों में ले लिया। उस पल नाहू ने कहा, चलो, अब तुम रास्ता दिखाओ। बियामोंटे सोच रहा था कि वो कितना बच्चों की तरह बेचैन हो रहा है, बस एक छोटे से 2,000 वॉन के गिफ्ट को लेकर। उसे लगा कि क्या नाहू उस चीज को संभाल कर रखेगी या फिर बाद में फेंक देगी। दिन ऐसे ही गुजरता रहा। वो एक दुकान पर रुके, कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स लिए, फिर एक्वेरियम घूमने गए। वहां से निकलने के बाद नाहू को थकान महसूस होने लगी। उसे लगा शायद बियामोंटे की उम्र कम होने की वजह से उसमें उससे ज्यादा ऊर्जा है। उसने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है और बियामोंटे से कहा कि वो इंतजार करे। वो सिर हिलाकर मान गया। कुछ देर बाद दो लड़कियां वहां आईं, जिनमें से एक ने बियामोंटे को पहचान लिया। उसने आश्चर्य से कहा कि उसने उसे कहीं देखा है और पूछा कि क्या वो उसे याद करता है। जब नाहू वापस लौटी तो उसने देखा कि बियामोंटे किसी अनजान लड़की से मुस्कुराते हुए बातें कर रहा है। ये देखकर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई।
उसने देखा कि वो लड़कियां हंसते हुए उसके आसपास घूम रही थीं और फिर चली गईं। नाहू ने पास आकर पूछा कि क्या वो खत्म हो गया, जिस पर बियामोंटे ने बस इतना कहा कि वो लड़की तो कोई अजनबी थी। नाहू ने भले ही ऐसा ही जवाब सोचा था, लेकिन फिर भी उसके मन में हल्की उदासी छा गई। उसे एहसास हुआ कि बहुत सी लड़कियां जरूर बियामोंटे की तरफ खिंचेंगी, क्योंकि लोगों की पसंद अलग नहीं होती। वो सोचने लगी, अगर कोई उस पर ना गिरे तो वही अजीब बात होगी। एक पल के लिए उसे बहुत उदासी ने घेर लिया। चलते लोगों की चमकती मौजूदगी से ज्यादा उसे बियामोंटे की बेरुखी ने दुखी कर दिया। उसकी बेरुखी ने नाहू को और भी छोटा महसूस कराया, लेकिन तभी बियामोंटे ने नाहेसू का हाथ थाम लिया। ये देखकर नाहू ने पूछा कि क्या उसके मन में उसके लिए कोई भावनाएं हैं। बियामोंटे ने तुरंत इनकार कर दिया। नाहू ने फिर भी पूछा, सोचते हुए कि कहीं वो हद तो पार नहीं कर रही। उसे अजीब लगा कि जब वो दोनों पहले ही तय कर चुके थे कि उनका रिश्ता सिर्फ शारीरिक है, तो अब उसके मन में ये जिज्ञासा क्यों है। जैसे ही बियामोंटे नाहू के करीब आया, उसने कहा कि नाहू में फिजियोग्नोमी की बहुत अच्छी समझ है। नाहू ने उलझन में पूछा कि वो ये बात अचानक क्यों कह रहा है, और बोली कि कोई भी सड़क पर चलते चलते ऐसे किसी का चेहरा पड़ने नहीं लगता। बियामोंटे ने उसे याद दिलाया कि उसने ही कहा था कि उसका भविष्य दुर्भाग्य से भरा होगा, कि वो बदकिस्मत पैदा हुआ है, जिंदगी में भटकता रहेगा, दुख झेलेगा और कम उम्र में मर जाएगा। ये सुनकर नाहू की आंखों में थोड़ी उदासी उतर आई। थोड़ी देर रुककर बियामोंटे ने कहा कि अगर वो सही इंसान से मिले तो शायद उसकी किस्मत बदल सकती है। उसने कहा कि वो इंसान कोई उससे करीब 10 साल बड़ी और नए उपनाम वाली औरत होगी, जिसका नाम सो पर खत्म होगा। शर्मिंदा होकर नाहू बड़बड़ाई कि उसे बेवकूफ़ी लगी कि वो उसकी बातों को गंभीरता से ले रही थी। उसने माहौल हल्का करने की कोशिश की और कहा कि ये सब बहुत परेशान करने वाला है और वो किसी को छेड़ना भी ठीक से नहीं जानता। बियामोंटे ने गंभीरता से कहा कि वो जो कह रहा है सच है। नाहू झुंझलाकर बोली, क्या तुम सोचते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ? फिर उसने गुस्से में कहा कि जाओ, अब तुम खुद अपना रामेन खरीदो। बियामोंटे ने शांति से पूछा, क्या अब तुम मेरा इस्तेमाल करके मुझे फेंकना चाहती हो? उसकी ये बात सुनकर नाहू सिहर गई। उसने कहा कि वो ऐसी बातें क्यों कह रहा है? अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? बियामोंटे ने मुस्कुराते हुए कहा कि नाहू की दुनिया बाकी लोगों से थोड़ी धीमी चलती है, इसलिए उसके लिए किसी चीज को छोड़ना मुश्किल होता है, भले ही वो चीज अब मिठी क्यों न रही हो। वो जो कभी धीमी धीमी जलती थी और उजाले से दूर भागती थी, अब सोचने लगी कि क्या वो फिर से गर्माहट महसूस करने के लिए तैयार है। बियामोंटे को कोई जल्दी नहीं थी, बस उसने मन ही मन यही दुआ की कि नाहू उस पर भरोसा करती रहे, उससे बार बार सबूत मांगती रहे। बिना कुछ कहे उसने नाहू को अपनी बाहों में भर लिया। दृश्य बदलता है। एक लड़की जैसे पूछती है कि वो वहां क्या करने आया है। उसने कहा कि वो उसके सारे संदेश नजरअंदाज कर रहा था और हमेशा बिजी होने का बहाना बनाता था। जे ने समझाया कि वो 24 घंटे यंग मास्टर के लिए स्टैंड बाय पर था और आज पहली बार उसे थोड़ी आज़ादी मिली है। लड़की ने कहा कि उसका नया मालिक बहुत सख्त लगता है। जे हंसकर बोला, काश बात सिर्फ सख्ती की होती। वो आदमी बिल्कुल पागल है। मुझे समझ नहीं आता उसे संभालूं कैसे। जे को याद आया जब दुकानदार ने उनसे पूछा था कि क्या ये कोई छिपे कैमरे वाला मजाक है। उसने कहा था कि उसने ग्राहकों से ज्यादा दाम वसूलते हुए तो बहुत लोगों को देखा है, लेकिन किसी को खुद डिस्काउंट देने के लिए मजबूर करते हुए नहीं। वो बोली, भला कौन होश में ऐसा करेगा? जे ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वही। उसे पूरा यकीन था कि बीएमटी पागल है। असली समस्या ये थी कि बीएमटी जानता भी था कि वो पागल है, फिर भी वही करता था। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, वो यंग मास्टर है कौन? शायद मैं उसे जानती हूँ। जे ने तुरंत माफी मांग ली और बोला, मैं ये नहीं बता सकता, वरना पहाड़ों में कहीं जिंदा गाड़ दिया जाऊंगा। उसने हंसते हुए कहा, अगर तुम जानोगी कि मैं किसके लिए काम करता हूँ तो दंग रह जाओगी। लड़की ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी तो सच में किसी ड्रामा जैसी लगती है। वो लड़की हंसते हुए बोली कि अगर जे ने बस उसका दिया हुआ पॉकेट मनी ले लिया होता तो सब आसान हो जाता, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे लोगों से जुड़ना सिर्फ तकलीफ देगा। थोड़ी देर रुककर जे ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता, और वैसे भी वो पॉकेट मनी उसके लिए काफ़ी नहीं होता। लड़की उसके ऊपर झुक गई और बोली कि वो बहुत लालची है, फिर उसे चूम लिया। दृश्य बदलता है। बाय और नाहसू रामेन खरीद रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकले, नाहू ने उसका नाम पुकारा और कहा कि उसे कुछ पूछना है।
उसने पूछा कि आज जो सब नहीं कर पाए, उनमें से वो क्या करना चाहता था। बाय ने माना कि बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ये भी नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करे। नाहेसू ने कहा कि बस 1-2 चीज़ें बता दे। थोड़ा सोचकर बाय ने कहा कि वो चाहता है कि वो दोनों साथ में किराने की खरीदारी करें और फिर एक गर्म खाना बनाएं। उसने ये भी कहा कि वो कभी टैरो रीडिंग या लव फॉर्च्यून चेक नहीं करवाया और वो भी करना चाहता है। नाहेसू ने उसके शब्दों पर विचार किया। उसे समझ आया कि उसका मतलब था कि उसने कभी लव फॉर्च्यून नहीं कराया, न कि उसके कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। उसने मन ही मन सोचा कि अगर फिजियोग्नोमी जैसी चीज़ें सच होतीं, तो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड्स की गिनती लाखों में होती। चेहरा फेरते हुए नाहू ने कहा कि ऐसी बातें झूठी होती हैं, ये सब भविष्यवाणी ज़्यादातर गलत निकलती है। बाय मुस्कुराया और पूछा कि क्या उसने कभी खुद ट्राई किया है। नाहू ने कहा कि हाँ, बहुत पहले किया था। उसे याद आया जब एक शमन, भविष्य बताने वाली औरत, ने मिचुल को घूरा था और कहा था कि वो उसके साथ वाली लड़की का अच्छे से ख्याल रखे। शमन ने उसकी ओर इशारा करके कहा था कि इस लड़की का ध्यान रखना ज़रूरी है। बाई ने मासूमियत से कहा कि वो नाहेसू का ख्याल रखता है, जिस पर नाहू ने सिर हिलाया। लेकिन शमन ने समझाया कि वो ये इसलिए कह रही है ताकि वो अपने भविष्य के उस रूप से शर्मिंदा न हो जो बहुत अच्छा कर रहा होगा। शमन ने नाहेसू की ओर देखते हुए कहा कि वो बड़ी लग रही है, जिस पर मिचुल ने मुस्कुराकर कहा कि उसका जन्मदिन उससे पहले का है। शमन ने हैरानी से कहा कि अजीब है, उसे तो पूरा यकीन था कि आदमी छोटा होना चाहिए था। मिचुल ने ताना मारते हुए नाहू का हाथ पकड़ा और कहा कि अब चलें, उन्होंने इस झूठी शमन के साथ बस अपना वक्त बर्बाद किया है। जैसे ही वो निकले, शमन ने घंटी बजाई और चेतावनी दी कि नाहेसू को मर्दों से सावधान रहना चाहिए, खासकर उस काले साये से जो मिचुल के साथ चिपका हुआ है और जो उसे अंदर तक तोड़ देगा। तभी मिचुल ने नाहू के कान ढक दिए। वर्तमान में नाहू ने सोचा कि वो जो अनुभव था, वो असली लव फॉर्च्यून या टैरो नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर गया था। उधर बाय ने कहा कि उनका टाइमिंग परफेक्ट है। सूरज डूब रहा था। उसने पूछा कि क्या उसे ये दृश्य खूबसूरत लग रहा है। नाहेसू ने सूरज की ओर देखा। वो नज़ारा देखकर मोहित हो गई। उसने कहा कि हान नदी के किनारे रामेण खाना तो बस एक बहाना था। असल में वो उसे धन्यवाद देना चाहती है कि उसने इतना प्यारा पल दिखाया। उसे अब समझ आया कि भले ही कोई प्यार हमेशा के लिए लगता हो, उसका अंत होना तय होता है। डर के साथ उसने महसूस किया कि हर अधूरे प्यार के अंत में बस कुछ टुकड़े बचते हैं। दिल जो पहले ही घायल हो चुका हो, दोबारा वही दर्द झेलने से डरता है। बाय जानता था कि नाहेसू इतनी भोली नहीं कि पहले प्यार जैसी परियों की कहानी पर यकीन करे। उसने धीरे से कहा कि क्या वो थोड़ी देर उसकी बात सुनेगी। जैसे ही नाहू उसकी ओर मुड़ी, उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होंठों पर चूम लिया। उस पर नाहू ने सोचा कि वो आदमी जो आखिरी सांस तक सच्चा रहेगा, उसके इस एहसास को वो कभी नहीं भूल पाएगी। इस प्यार के अंत में वो हमेशा उन दिनों की गिनती करती रहेगी जब तक उनका बिछड़ना तय नहीं हो जाता, और इसके लिए उसे अफसोस था। सुपरमार्केट बंद होने से लगभग 1 घंटे पहले नाहेसू और बायमटे दुकानों में घूम रहे थे। नाहेसू को सेल वाले सामान देखकर बहुत उत्साह हुआ और वो जल्दी जल्दी डिस्काउंट वाले सेक्शन की ओर भागी, जैसे उसे डर हो कि थोड़ी देर में वहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी। उसने बायमटे को याद दिलाया कि ज़्यादा दूर मत जाना और पास ही रहना। जब वो अगले दिन के नाश्ते के बारे में सोचते हुए घूम रही थी, बायमटे उसके पहले कहे शब्दों पर विचार कर रहा था। उसने कहा था कि उनका रिश्ता सिर्फ शारीरिक है, लेकिन ऐसे पल उसे एहसास कराते हैं जैसे वो पहले से साथ रह रहे हों। दृश्य बदलता है। मिचुल पार्किंग में इंतजार कर रहा था जब आरी कार में बैठी। उसने बताया कि काम पूरा हो गया है। मिचुल ने उसे सीट बेल्ट लगाने की याद दिलाई, जिस पर थकी हुई आवाज़ में आरी ने कहा कि वो बहुत थकी हुई है और उससे बेल्ट लगाने को कहा। जब मिचुल उसकी ओर झुका तो उनकी नज़दीकी से आरी का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से उसका नाम लिया और फिर यूं ही पूछा कि क्या उसे कार बदल लेनी चाहिए। मिचुल ने कहा कि कार बिल्कुल ठीक है और पूछा कि वो अचानक ऐसा क्यों सोच रही है। आरी ने बताया कि वो बस इसलिए सोच रही थी क्योंकि अब ज़्यादातर वही कार चलाता है और कुछ कूल गाड़ी उस पर ज़्यादा सूट करेगी। मिचुअल ने मन ही मन सोचा कि कार कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मन करे तो बदल ली जाए, लेकिन फिर भी उसने पूछा कि क्या उसे अचानक बहुत पैसे मिल गए हैं। उसने हंसते हुए कहा कि उनकी सैलरी तो ऐसी नहीं कि बड़ी कार ली जाए। आरी ने सहमति जताई, फिर मजाक में कहा कि अगर उसने कार कहीं टकरा दी तो उसके पिता शायद बिना सोचे दूसरी दिला देंगे। मिचुल ने मुंह फेरकर पूछा कि क्या वो इतनी गैर जिम्मेदार बन चुकी है।
मन ही मन उसने माना कि उसे ऐसे लोगों की तरफ खिंचाव होता है जो उससे बिल्कुल अलग तरह से ज़िंदगी जीते हैं। आरी की बेफिक्री, अपने माता पिता पर उसका भरोसा, ये सब उसे कभी ताजगी देते थे, लेकिन कभी कभी दम घोंटने जैसे भी लगते थे। फिर आरी ने मिचुल से विनती की कि घर सीधा जाने के बजाय वो दोनों एक डेट पर चलें। उसने कहा कि उसे अब इस रूटीन से ऊब हो गई है। ऑफिस घर। मिचुल ने मना कर दिया, कहा कि वो थका हुआ है और किसी छुट्टी के दिन डेट पर चलेंगे। आरी ने हंसते हुए कहा कि वो हमेशा यही कहता है, और बोली कि अब तो वो बूढ़े आदमी जैसा लगने लगा है। थोड़ी देर रुककर मिचुल ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, वो सच में बूढ़ा आदमी है। माहौल हल्का करने के लिए आरी ने अचानक शादी की बात छेड़ दी। मिचुल ने हैरान होकर पूछा कि उसका मतलब क्या है। आरी ने गंभीरता से कहा कि वो सच में कह रही है। उसे लगता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। मिचुअल थोड़ा चिंतित हुआ और बोला कि उसे ऐसी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आरी को ये बात बुरी लगी। उसने कहा कि उसने इस बारे में बहुत सोचा है। मिचुअल ने कहा कि वो अभी उस उम्र में नहीं है जहां शादी को इतना गंभीरता से लिया जाए। आरी कड़वाहट से हंसी और बोली कि 26 साल की उम्र ज़्यादा छोटी नहीं होती। उसने कहा कि जब तक वो कुछ नहीं कहती सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही वो शादी की बात करती है सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है। उसे लगा कि मिचुअल उसे बस एक अस्थायी रिश्ता मानता है। उसकी भावनाओं को देखकर मिचुअल ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे चूम लिया। उस अंतरंग पल में उसने कहा कि वो उसे कभी बच्चे की तरह नहीं देखता। और ये बात सुनकर आरी को थोड़ी राहत मिली। लेकिन फिर भी आरी ने झुंझलाहट में कहा कि वो हमेशा बातों को ऐसे ही टाल देता है। उसने कहा कि वो सब जानती है, उसे मिचुअल ज़्यादा पसंद है और वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। वो कम से कम इतना तो कर सकता था कि इतना अट्रैक्टिव न लगे। आरी थोड़ी नरम पड़ी और बोली कि वो इंतज़ार करेगी, लेकिन उसने उम्मीद जताई कि मिचुअल इस बात को गंभीरता से लेगा क्योंकि वो सच में उससे जल्दी शादी करना चाहती थी। ये सुनकर मिचुअल के अंदर एहसास हुआ कि शायद अब वो उससे थकने लगा है। उधर नाहिसू के घर पर बाय ने नाहिसू से कहा कि वो पहले अंदर चली जाए। उसने उसे धन्यवाद कहा कि उसने उसके साथ समय बिताया और बोला कि उसे बहुत मज़ा आया। नाहिसू ने विनम्रता से जवाब दिया कि शुक्रिया तो उसे कहना चाहिए क्योंकि उसके जैसे इंसान के साथ समय बिताना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। जब बायम ने कहा कि अब वो जा रहा है तो नाहिसू कुछ पल के लिए रुक गई और बोली कि 1 मिनट ठहरो। उसने कहा कि उसे थोड़ा अजीब लग रहा है और फिर याद दिलाया कि उसकी लिस्ट में अभी एक काम बाकी है। उसने सुझाव दिया कि जाने से पहले वो काम पूरा कर ले। बायमोंटे थोड़ा उलझन में बोला, कौन सा काम? नाहू ने याद दिलाया कि उसने कहा था कि वो उसके साथ ग्रॉसरी शॉपिंग करना चाहता है और पिछली बार उसने उसके लिए खाना बनाया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो कल नाश्ता बनाएगी और उसे आमंत्रण दिया कि जाने से पहले वो उसके साथ नाश्ता करे। थोड़ा शर्मा कर उसने मुंह फेर लिया ताकि उसकी झिझक छुप जाए। बाय थोड़ा नज़दीक आकर बोला कि एक आंटी हमेशा उसे समझाती थी कि बड़ों पर ज़्यादा भरोसा करना मुश्किल में डाल सकता है। नाहू ने हल्के अंदाज में कहा कि अगर उसका मन नहीं है तो भूल जाओ। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगी, बायमोंटे ने अपना पैर रखकर रास्ता रोक लिया और कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं नहीं चाहता। नाहू ने पूछा, तो तुम सच में करने वाले हो? बायमोंटे मुस्कुराकर बोला, पहले ये बताओ कि तुम शरीफी से रहोगी ना? नाहू चौंक गई और बोली, तुम मुझे कैसा समझते हो? बायमोंटे मुस्कुराया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर बोला, बाहर ठंड है, चलो अंदर चलते हैं और दरवाज़ा बंद कर दो। अंदर आकर नाहू ने आसपास देखा और सोचा कि उसके पास अभी थोड़ा समय है तो क्यों ना कपड़े समेट ले। कपड़े तह करते हुए वो अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी। उसे याद आया कि कितनी बार चीज़ें उसके मन के मुताबिक नहीं हुई थीं, लेकिन आज वो एक ऐसी दुकान में गई जहां सेल चल रही थी और उसकी बदौलत उसने साल भर के लिए कपड़े खरीद लिए थे। उसे पुआ जोंग की सलाह याद आई, जिंदगी में बुरे दिन आएंगे लेकिन अच्छे दिन हमेशा उनके बाद आते हैं। ये सोचकर नाहेसु मुस्कुराई, शायद सच में कभी कभी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। इतने में बायमोंटे अंदर आया और उसे कमरे में इधर उधर घूमते हुए देखा, जो साफ सफाई में व्यस्त थी। उसने पूछा, क्या कर रही हो? नाहेसु थोड़ा चौंकी और बोली, बस कपड़े तह कर रही हूँ। बायमोंटे हंस पड़ा और बोला, अगर सच में ऐसा है तो चलो साथ में करते हैं। नाहू ने मना करते हुए कहा, तुम मेहमान हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। पर बायमोंटे ने जिद की, मुझे सच में ऐसे काम करना अच्छा लगता है। उसे देखते हुए नाहेसू के मन में ख्याल आया कि वो कितना दिलचस्प इंसान है। उसका चेहरा चाहे कितना भी स्थिर क्यों न दिखे, लेकिन उसके कान उसके दिल की बातें बता देते थे। जब वो खुश होता था, उसके कान ऊपर उठ जाते थे और जब उदास होता था तो नीचे झुक जाते थे।
नाहू मन ही मन मुस्कुराई। वो कुत्ता नहीं था, फिर भी उसके कान सब बयां कर देते थे। वो एक बार ध्यान से देखने लगी तो उसके चेहरे के भाव आसानी से पढ़ने लायक हो गए। अनजाने में वो उसके और करीब आ गई थी और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो सच में पहले से ज्यादा करीब हो गए थे। उसकी शांत शक्ल, उसके कभी कभी के क्लमसी हरकतों के साथ मिलकर उसे काफी क्यूट लगने लगा। एक आवेग के पल में उसने शरारत से उसके कान को काट लिया। जैसे ही एहसास हुआ कि क्या किया है, नाहू तुरंत पीछे हट गई और इनकार कर दिया कि कुछ हुआ ही नहीं। बिना एक सेकंड गनवाए बियोंटे डरी हुई नाहेसू के पास आया, जबकि वो उसके हाथ पकड़े हुए था। उसने उसके हाथों को ऊपर पकड़ लिया, जबकि वो अपना हाथ उसकी शर्ट के नीचे डाल दिया। उसने उसे चिढ़ाया, पूछा कि ऐसी आंटी जैसी जैसी वो क्या प्लान कर रही थी, जिससे नाहिस का चेहरा इमोशंस से लाल हो गया। जैसे ही बियामोंटे ने नाहसू की शर्ट के अंदर हाथ डाला, वो शर्म से लाल हो गई, फुसफुसाई कि उसने उसके कान काटे हैं। जब बियामोंट ने पूछा, तो क्या? उसने जवाब दिया कि वो नहीं जानती। उसने जोड़ा कि उसे नहीं पता क्यों किया। बियामोंटे फिर नाहसू के और करीब आया, जैसे उसके गर्दन को काटने वाला हो, कहा कि अगर नहीं जानती तो मुश्किल में है। उसका इरादा उसे शर्मिंदा करने का था। जैसे ही बियोने ने उसके गर्दन पर चाटा, वो हाँफी, कहा कि गुदगुदी हो रही है। फिर उसे एहसास हुआ कि ये वही जगह है पिछली बार वाली, और कल के निशान अभी भी फीके नहीं पड़े थे। नाहू ने पूछा कि क्या सच में वही जगह है और क्या वो रखेगा काटते रहना। बे ने उसे छुआ, जबकि नाहसू उसे कुत्ता कहकर गालियां दे रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल, सोच रही थी कि जैसे वो असली जानवर हो। हालांकि उसके सख्त बदन का सिर्फ ब्रश ही उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगा जैसे वो खाई जाने वाली हो, और वो हाँफी। जैसे ही बाउम ने जारी रखा उसे चाटते हुए, उसने सोचा कि उसकी लगातार गहरी नज़र पुरानी यादें ला रही थी। भले ही वो रिएक्ट न करने की कोशिश करे, उसका बदन धोखा दे रहा था, क्योंकि वो पहले से जानती थी वो दर्द भरी सेंसेशन जो इतनी फैल जाती है। बियान ने उसे जोर से चूमा, और नाहसू ने सोचा कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जबकि वो उसे नंगा कर रहा था। घुटनों पर पलटने के बाद उसने बियामोंटे से गिड़गिड़ाया कि लाइट बंद कर दे। वो मुश्किल से कर पाई, लेकिन बियामोंटे ने उसे पकड़ लिया, दीवार से सटा दिया। वो उसके करीब आया और वो नंगे होने से जूझ रही थी। बियामोंटे ने शर्ट के नीचे हाथ डाले, उसे काटने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल था, जबकि वो उसके चेस्ट को चाटता रहा। नाहू सेंसेशन से सिहर गई, हाँफी, जबकि ब्याम ने उसके टाइट्स को छुआ, जिससे वो तन गई। वो सिकुड़ गई और बर्दाश्त न कर सकी, उसके हाथ पकड़ लिया, गिड़गिड़ाई कि रुक जाए और दूर हो जाए। लेकिन बयाम ने इनकार कर दिया, कहा कि वो फिर भागने की कोशिश कर रही है, उसके चेहरे को धीरे से पकड़े हुए। नाहसू ने पूछा, किसने कहा? बताया कि पिछली बार वो बहुत बड़ा था और मुश्किल हुई थी, इसलिए। फिर उसने उसे धक्का दिया, उसे लिटा दिया, और फुसफुसाई कि स्थिर रहे, वो संभाल लेगी। पूरी तरह नंगे होने के बाद नाहू ने उसके पैंट का जिपर खोला। जब वो बियामोंटे के ऊपर चढ़ी, उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। दबाव वाली गर्मी ने उसे झकझोर दिया, और भले ही वो बड़ी बड़ी बातें करे, वो खुद को आगे न बढ़ा पाई। नाहू कांप रही थी और बियामोंटे ने उसे पकड़ लिया, पूछा कि क्या करने वाली है। उसे पहले से फील हो रहा था कि काफी स्लिपरी है, जबकि वो फुसफुसाया। नाहू का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जबकि वो उसे पकड़े हुए पूरी कोशिश कर रही थी। वो हार गई और बोंटे के आर्म्स में गिर पड़ी, कांपती हुई। उसने सोचा कि इतना तो ले चुकी है, फिर भी और बाकी है। जैसे ही बोमोंटे ने जारी रखा, नाहसू ने दोहराया कि वो बहुत बड़ा है। बे ने सोचा कि अब तो शर्म भी नहीं आती, भले ही वो कंट्रोल में लग रही हो। उसके साइज की वजह से आदत पड़ने में बहुत टाइम लगा। उसने धीरे चलने का फैसला किया, सोचा कि अब पहले से ज्यादा टाइम है। नाहू ने बे को पकड़ा, जबकि वो चूम रहा था और वो पुश कर रही थी, रिदम में मूव करते हुए। जैसे ही वो चूम रहे थे, उसने कहा कि घूरना बंद करो। उसके आंखें ढक दी। जब वो इतनी गहराई से देखता तो शर्म आती। जैसे ही एक्ट इंटेंस हुआ, बाओम टी ने नाहेसू को गले लगाया, जो वो जोर जोर से तजुबाता कांप रही थी। जैसे ही सिहरन नाहू तक पहुंची, उसे थकान महसूस हुई, जबकि बायोम टी ने कहा कि ये बहुत टाइट है, और पूछा कि क्या वो पहले ही खत्म हो गई। नाहू रुक गई और बोंटे सोचने लगा कि वो क्या करे जब चीजें पहले से ही ऐसी हो चुकी हैं, जबकि वो तो पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन नाहेसू ने उसे कसकर पकड़ लिया, चिपक गई। बियो ने नाहू के करीब आया, सोचते हुए कि वो क्या करे जब वो पहले से ही ऐसी हो चुकी है, जबकि वो तो शुरू भी नहीं हुआ था। नाहू कुछ पकड़ने की कोशिश में हिली डुली।
इस बीच बियामोंटे ने पीछे से उसे पकड़ लिया। नाहसू उठी हिलने के लिए, जबकि उसका बदन कांप रहा था। नाहसू अंदर ही अंदर मान गई कि वो ऐसा सोचने में गलत थी, भले ही उसने खुद को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन ये पोजीशन और गहरी चली गई और वो हाँफ रही थी, क्योंकि ये एकदम अंदर धकेल दिया गया। उसके अंदरूनी हिस्से खुलकर फैल गए लगे। उसका बदन हर पल कांपता रहा, जबकि वो बे से फुसफुसाई, पूछा कि क्यों नहीं सुन रहा, जब उसने पहले ही कहा था कि वो करेगी। व्यंट ने शांत जवाब दिया, कहा कि वो स्थिर है और शायद किसी ने खुद ही फिसल लिया। फिर उसने नाहू से पूछा कि क्या रुक जाए। वो एक पल रुके। नाहू एक सेकंड के लिए जम गई, शर्म से लाल। उसने गहरी सांस ली, चेहरा फेर लिया। अभी भी हाँफ रही, अभी भी कांप रही। उसने ब्योंटे से कहा कि बस करो, जारी रखो और जल्दी करो। ब्योंटे ने उसे और कसकर पकड़ा, उसे अपने साथ लिटा लिया। वो अंदर धकेला, जबकि नाहू हाँफती रही, हर मूवमेंट पर रिएक्ट करती। बाएं नीचे झुका, सोचते हुए, जबकि नाहसू ने उसकी वो तीखी एक्सप्रेशन नोटिस की जो पहले सिर्फ झलक मिली थी। अब वो पूरी तरह थी और वो उसमें लिपट गई। उसे इतना पसंद आया कि उसका बदन खुद ब खुद टाइट हो जाता। हर बार जब उनकी आंखें मिलतीं, उसका बदन ईमानदारी से रिएक्ट करता। छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि क्यों उसका चेहरा उसके बदन से ज़्यादा इरोटिक लग रहा। उसे देखते रहना बहुत शर्मनाक हो गया। वी ने धीरे से उसके चिन पर काटा, उसे सिहराने पर मजबूर कर दिया। उसने पूछा कि क्यों चेहरा छिपा रही, जिस पर नाहिसु फिर कांप गई। बोम सोचने लगा कि क्या वो शर्मिंदा है क्योंकि उसने पहले कहा था करो, या इसलिए नापसंद कर रही क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल चीज है। वो रुक गया, थोड़ा पीछे हटा। नाहू ने पूछा कि क्यों रुक गया। बोम ने कहा कि उसने तो फेसिंग इच अदर के लिए पैसे दिए थे और अगर पसंद शायद चेंज कर लें। उसने उसे पलटा दिया ताकि चेहरा न दिखे। नाहू ने पूछा कि क्या कर रहा। व्योम डॉग की तरह अंदर आया, कहा कि बिना फेसिंग के ट्राई करें। वो फिर धकेला, जिससे नाहू सिहर गई, जबकि वो हांफती और हिलती रही। बियामोंट ने कहा कि शायद ये पोजीशन बेहतर लग रही। वो भी हांफ रहा था, उसे कस कर पकड़े। नायसू ने सोचा कि सेंसेशन टाइट है, जैसे इतना गहरा दब रहा। भले ही वो पहले से ही सेकंड सेंसलेस हो चुकी, वो खुद को रोक न सकी और कल्पना करने लगी कि अब वो कैसा एक्सप्रेशन बना रहा होगा, जबकि पहले से ज्यादा रफ हो रहा। बाइट जारी रखा और नाजू ने अचानक कहा कि वो पहले ही फुल हो चुकी। बाई ने उसका चेहरा पकड़ा और उसने सोचा कि अब इनकार न कर सके, बिना ये महसूस किए कि वो उस रात के बारे में बहुत सोच रही थी। जैसे ही बियोने ने चूमा, नाहू ने सोचा कि आज से पहले अनिश्चित थी, लेकिन अब ऐसे ही रहना चाहती। उसने बोलने की कोशिश की, बियोंटे से वेट करने को, क्योंकि फिर से आ रहा था। फिर अचानक वो सिहर गई और कांप गई। उसका बदन हार मान गया। बियामोंटे देखता रहा, सब कुछ देखते हुए, जबकि नाहिसू बोलने की कोशिश कर रही। उसने पूछा कि क्या रुक जाए। नाहिसू अभी भी सांस पकड़ते हुए ने कहा कि बाहर न निकालो, जिस पर बियामोंटे ने धीरे से ही हाँ कहा। ना उन्हें माना कि उसे बहुत पसंद आया। इससे बियामोंटे मुस्कुराया, जबकि उसने कहा कि उसे भी पसंद है, जबकि अहरी जो थी। मचुल के साथ स्नॉटिंग ऑन ऑफ हो रहा था। मचुल अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था। सीन फिर से बे के पास आया, जो चुपचाप नाहिस सू को घूर रहा था। अचानक नाहिस का फ़ोन बजना शुरू हो गया, साइलेंस को काटते हुए। जब उसने उसके फ़ोन को देखा, जब मचेल ने फ़ोन पकड़ा, तो उसने सोचा, वैसे तो नाहू तो इतनी हैंडफुल थी, नाहेसू इतनी परसिस्टेंट रही थी, उसे कॉल करती रही भले ही उसने मना किया था। लेकिन अब वो पूरी तरह ऑफ द ग्रिड हो गई थी। कोई खबर नहीं थी कि वो जिंदा है या मर गई। भले ही उसने उसे क्विट करने और वापस आने को कहा था, वो नहीं मानी। मिशेल वंडर कर रहा था कि क्या ये कोई प्रोटेस्ट था, क्योंकि वो गुस्से में थी। जब वो मैसेज भेज रहा था जो वो लिख रहा था, मचेल सोच रहा था कि उसका प्राइडफुल एक्ट देखना पूरी तरह अनप्लेजेंट नहीं था। भले ही वो इसे डिनाई कर रहा था और कह रहा था कि ये अनप्लेजेंट नहीं था, लेकिन ये इसे ठीक से कैप्चर नहीं कर रहा था। जब उसने नाहू के वर्ड्स को रिकॉल किया कि क्या वो सिर्फ फैमिली थे, मचेल ने उसका फेस वाइविडली याद किया। किसी तरह ये उसे छू गया था, चाहे ये उसे थ्रिल कर रहा था या पेन इन द एस बन गया था, और वो चाहता था कि वो सल्किंग छोड़ दे और वापस आ जाए। गुस्सा रहने का कोई पॉइंट नहीं देखते हुए, जानते हुए कि उसका गुस्सा आम तौर पर सिर्फ कुछ दिनों तक रहता था। मिशेल ने एक साय खींचा, सोचते हुए कि वो नाहू के ब्रेस्ड शॉर्ट रिब्स खाना चाहता था। टेकआउट से इतना बीमार हो चुका था। उसने सोचा कि शायद कल तक रिप्लाई मिल जाएगा, खासकर क्योंकि उसने फर्स्ट मूव बनाया था और उसे टेक्स्ट किया था। वो ग्रेटफुल होनी चाहिए, उसने सोचा, जब उसने खुद को बताया कि बस सो जाना चाहिए। सीन बात है की तरफ शिफ्ट हुआ जब अचानक नासू का फ़ोन मैसेज से लाइट अप हो गया। बाउम ताई ने इसे पढ़ा, सोचते हुए कि अनसेव्ड नंबर से मैसेज आया है।
ये गैस करना मुश्किल नहीं था कि किसने भेजा था। उसने सोचा कि मिशेल के शो अप होने का टाइम हो गया था। हमेशा की तरह प्रेडिक्टेबल कॉन्टैक्ट को 11 फ्लैशिंग डिजिट्स से रिप्लेस कर दिया गया था। नाहिसू की तुलना में जो मचेल को पूरी तरह ब्लॉक कर चुकी थी, जैसे उसे डिनायल में शट आउट कर रही हो, मचेल को ये तरीका पसंद था। पैटर्न देखते हुए बायोंटे ने नाहेसू के वर्ड्स को रिकॉल किया, उसकी नाहेसू के साथ एनकाउंटर को, जब उसने क्वेश्चन किया था कि क्या उसका नंबर रखना इतना इम्पोर्टेंट था, जब वो उसे पर्स्टर करने से नहीं रुकता था। पोंटे ने रिप्लाई किया था क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे। जब उसने उसे ग्लांस किया तो उसने उसका पैटर्न देखा। नाहू ने फिर फ़ोन उसे थमा दिया था अपना नंबर टाइप करने को कहते हुए, लेकिन जब उसने बायोंटे को अपना फेस हाइड करते देखा, नाहू ने क्वेश्चन किया कि वो क्यों हंस रहा था, जिस पर बायोंटे ने कहा कि कुछ नहीं प्रेजेंट में। जब बायोन ने फ़ोन ओपन किया तो उसे मेंचुल के ढेर सारे मैसेज मिले जो क्वेश्चन कर रहे थे कि वो क्या कर रही है। इसके बारे में सोचते हुए बायोन मुस्कुराया, सोचते हुए कि वो क्या करे। जब वो इसके बारे में वंडर कर रहा था, वो नाहू के करीब आया, चुपचाप उसे हग करते हुए उसका बम पकड़ लिया। बायोन ने उस डिसोनेंट पुल के बारे में सोचा, जो वो फ़ील कर रहा था। उसका एक पार्ट हर अनइमेजिनेबल चीज़ को एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल में रिवील करना चाहता था, जबकि दूसरा पार्ट इसे बरी करने को चाहता था, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ये उसका अकेला था। फिर भी वो कैच होने की चाहत शुरू कर चुका था। वो वंडर कर रहा था कि क्या मचेल को हर्ट होगा, क्या नाहस्सू को हर्ट होगा जैसा। वेल, और अगर वो उसे छोड़ देगी और आखिरकार मचेल के पास लौटने का फैसला कर लेगी, मचेल का नंबर ब्लॉक करके, बे ने सोचा शायद इसे टेस्ट करने में हर्ज ना हो। वो चाहता था और प्रार्थना करता था कि वो और भी बुरा एक्ट करे, उसे और बुरा एक्ट करने पर मजबूर कर दे, और भी पेटी बन जाए, क्योंकि नाह सू उसे सर्टेनिटी नहीं दे रही थी, उसे कोई चॉइस न छोड़ते हुए। सीन तेही की तरफ शिफ्ट हो गया। एक लड़की ने उसे ग्लांस करते हुए पूछा कि वो कौन था। उसकी फ्रेंड ने जवाब दिया कि वो तेही था। लड़की ताही के बगल में बैठ गई, पूछते हुए कि क्या वो उसे जानता था, जिस पर तेही ने कन्फर्म किया, पूछते हुए कि उसका नाम क्या था। जब उसने गेस किया कि क्या जे या ह्योंग था, उसने दोनों को डिनाई किया। ताहेई ने हंसते हुए इसे ऑफ कर दिया, कहते हुए कि वो मजाक कर रहा था, लड़की की सिगरेट लाइट अप करते हुए। लड़की ने पूछा कि क्या वो कुछ इंटरेस्टिंग सुनना चाहता था। ताही ने पूछा कि क्या था वो। उसने कहा कि उसने पहले किसी को देखा था जो बिल्कुल उसके जैसा लग रहा था। ताही ने सोल्जी को कॉल किया, कहते हुए कि दुनिया में कोई और इतना गुड लुकिंग नहीं हो सकता जितना वो। सोल्जी हंसी, कहते हुए कि ये फ़नी था, लेकिन इंसिस्ट किया, सीरियसली, वो बहुत उसके जैसा लग रहा था। दूर से उसने सोचा था कि वो बिल्कुल ताही जैसा लग रहा था, लेकिन पास से उसने कुछ डिफरेंस नोटिस किए। असल में वो ताई से भी ज़्यादा हैंडसम था। जब सोल्जी ने ताहे के ब्रेजन एक्सप्रेशन को नोटिस किया, वो हंसी, क्लैरिफाई करते हुए कि वो मजाक कर रही थी। मेन डिफरेंस, उसने कहा, वो था कि वो रियली टॉल था, 190 सीएम से ज़्यादा लग रहा था। तेही ने इसके बारे में पूछा, जिस पर सोल्जी ने एक्सप्लेन किया। तेही ने फिर पूछा कि कब से वो केयर कर रही थी। सोल्जी ने कहा कि इनिशियली उसने सोचा था कि वो वही था, तो उसने कुछ कहा था। वो टोटली उसके टाइप निकला, तो उसने उसका नंबर मांगा, लेकिन उसने फ्लैट आउट टर्न डाउन कर दिया। वो स्माइल करते हुए वॉल्स डाल रहा था, जिसने उसे और ज़्यादा क्लिंग करने को चाहा। हाई ने पूछा कि उसने एग्जैक्टली क्या कहा था उसे शट डाउन करने के लिए, जिस पर सोल्जी ने रिप्लाई किया कि वो यूजुअल था। उसने कहा कि उसके पास गर्लफ्रेंड थी। उसने सोचा शायद वो उसके टाइप में नहीं थी, बस कोई लड़की जो उसके लुक्स के वर्थी नहीं थी, लेकिन ईमानदारी से वो मानती थी कि उसके पास रियली कोई था, एक गर्लफ्रेंड। ताही ने इसे हंसते हुए ऑफ कर दिया। उसकी आंखें स्माइल के साथ ब्राइटन अप हो गईं, सोचते हुए ऑन ऑफ कोर्स उसके पास थी। सीन जे की तरफ शिफ्ट हो गया। वो एक लड़की के साथ गुड टाइम स्पेंड कर रहा था जब वो स्क्रीम कर रही थी, क्राइंग आउट, कहते हुए कि उसे ये पसंद था। हफिंग, उसने पूछा कि क्या उसने डिवोर्स के बारे में सुना था। एक्ट के बाद उसने जे से पूछा कि उसने उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। जे ने बैक क्वेश्चन किया कि वो किस बारे में बात कर रही थी। लड़की ने एक्सप्लेन किया कि दोनों ने डेट किया था। जे ने कहा कि पास्ट के बारे में बात करने का कोई पॉइंट नहीं था क्योंकि ये प्लेजेंट स्टोरी नहीं थी। लड़की ने कहा कि उसके थैंक्स टू वो लड़की बन गई थी जो अपने ओल्ड क्लासमेट्स के एक्स के साथ सो रही थी। जे ने पूछा कि क्या वो उसे डेट नहीं करती अगर उसे पता होता। उसने डिनाई किया, कहते हुए कि ये बस थोड़ा बाथर कर रहा था। वो वंडर कर रही थी कि क्यों उसने नोटिस नहीं किया, मानते हुए कि उसकी वुमन इंट्यूशन को पिकअप कर लेना चाहिए था, गिवन हाउ वो एग्जैक्टली उसके टाइप था, उसका फेस, उसकी पर्सनैलिटी और उसका बॉडी।
जब जे उसके ऊपर चढ़ गया उसने कहा कि अगर उसके पास बात करने की इतनी स्ट्रेंथ थी तो वो एक और राउंड कर सकते थे। वो हंसी पूछते हुए कि क्या वो कभी थकता था। उसने कहा कि वो ओल्डर हो रही थी और इसे टायरिंग पा रही थी। लेकिन जस्ट देन जे का फ़ोन रिंग हो गया। लड़की ने पूछा कि क्या उसे बेडरूम में फ़ोन ऑफ नहीं करना चाहिए, इसे बेसिक मैनर्स कहते हुए। जे ने कहा कि उसने उसे बताया था कि वो 24 आवर्स स्टैंड बाय पर था। फ़ोन पर आते हुए जे ने साय किया सोचते हुए, सो मच फॉर अ वैकेशन। उसने पूछा कि इस घड़ी क्या हो सकता था। नंबर देखते ही जे टेरिफाइड हो गया। चेयरमैन ने जे को कॉल किया पूछते हुए कि क्या वो उसके बेटे के साथ था, कहते हुए कि चूंकि उसने उससे थोड़ी देर में कुछ नहीं सुना था, वो सोचा था कि वो ड्रॉप बाय करेगा उसके फेस को देखने के लिए, तो वो अभी हेडिंग ओवर था। चेयरमैन को कॉल करते देखा गया, जे को इन्फॉर्म करते हुए कि वो हेडिंग था। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाइप देना बिल्कुल ना भूलें जिससे मेरी वीडियो और भी पॉपुलर हो जाए। तो कम से कम इसमें 3 के लाइक्स तो कंप्लीट करवा ही सकते हो आप लोग दोस्तों। तो बस इसका वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इसका पार्ट मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा। और इसका वीडियो तो लेट होता है, वो उसके सीन्स के कारण होता है, क्योंकि ये समझने में थोड़ी मुश्किल होता है, मेरे को पढ़ना पड़ती है अच्छे से पूरी मांगा डिटेल में। तो बस ये पार्ट यही ख़त्म होता है। अगर आप लोग को पैसे डोनेट करने हैं तो कर सकते हो आप मेरे फ़ोन पे